Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing business services, chapter number 4, the business services. टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दो तरह के इंश्योरेंस के टाइप होते हैं मेनली। सबसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड आपका टाइप होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपको पता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में आपकी जो लाइफ होती है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें आप करते क्या हैं, प्रीमियम जमा करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। प्रीमियम पे करने के आफ्टर 20 ईयर्स बाद आपको वो सम ऑफ अमाउंट मिल जाता है। या फिर अगर बीच में कोई घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और इमरजेंसी लग जाए, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिल जाता है, वो कंपनसेशन मिल जाता है। तो आपने देखा कि दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं भाई। लाइफ इंश्योरेंस जो कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कहलाती है। एनी पर्सन कैन इंश्योर हिमसेल्फ आइदर अगेंस्ट डेथ और लॉस ऑफ हिज बॉडी पार्ट। तो आप अपनी लॉस ऑफ बॉडी पार्ट से पट्टी भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। अंडर लाइफ इंश्योरेंस एवरी इंश्योर पर्सन हैज टू पे अ प्रीमियम। आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दिस प्रीमियम कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग एंड आइदर एट द एक्सपायरी। ये एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, जुड़ते रहना। ये प्रीमियम आपका जुड़ता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा और एक पीरियड की एक्सपायरी होने के बाद आपको टोटल सम अमाउंट मिल जाएगा। या फिर अगर बीच में कोई मिस हैपनिंग होती है, ठीक है, तो फिर आपकी नॉमिनी को वो इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। तो ये था आपका लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस देखिए क्या होता है, दीज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कहलाते हैं ये। जनरल इंश्योरेंस अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट। तो जनरल इंश्योरेंस देखिए किसके थ्रू आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, अगेंस्ट थेफ्ट, चोरी, फायर, आग लग जाए उसके प्रति, मैराइन एक्सीडेंट, इन सब के प्रति आपको प्रोवाइड करा कर देते हैं। जनरल इंश्योरेंस इज डन मेनली फॉर द प्रॉपर्टीज। तो जनरल इंश्योरेंस आपको प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, जैसे कि कार, स्टॉक इन ट्रेड, बिल्डिंग, स्कूटर, टीवी, हाउस, ज्वेलरी एक्सेट्रा, इन सब के लिए आपका कराया जाता है। जनरल इंश्योरेंस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में बेसिकली होता क्या है, अगर आपकी प्रॉपर्टी को बाय लॉस कोई हार्म पहुंच जाता है, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ फायर की वजह से कोई लॉस आपको होता है, आग लगने की वजह से अगर प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे कर देती है। आपका जितना भी लॉस हुआ है उसे कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। सो इन नो सच इवेंट, देखिए आपने फायर इंश्योरेंस करा लिया, प्रीमियम पे आप करते हो, लेकिन अगर कोई इवेंट घटित नहीं होता है, इफ नो सच इवेंट हैज बीन हैपेंड, द इंश्योर्ड विल नॉट रिसीव एनीथिंग। तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, केवल लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर। लाइफ इंश्योरेंस में ही आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ पीरियड आपको जो अमाउंट है आपको वापस मिल जाता है। बाकी किसी इंश्योरेंस में आपको नहीं मिलता। बाकी सभी इंश्योरेंस में केवल अगर कोई एक्सीडेंट होता है, लॉस होता है, तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉर सच सर्विस द इंश्योरेंस कंपनी चार्ज सम प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है। सच प्रोवाइड ओनली सेफ्टी फैक्टर। तो ये केवल सेफ्टी फैक्टर प्रोवाइड कराता है, नो इन्वेस्टमेंट फैक्टर। एलआईसी में इन्वेस्टमेंट फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर दोनों होते हैं, सेफ्टी प्लस इन्वेस्टमेंट, बट हियर इट इज ओनली अ सेफ्टी फैक्टर। कोई इन्वेस्टमेंट फैक्टर यहाँ पर नहीं होता। सेकेंड है आपका थेफ्ट इंश्योरेंस। थेफ्ट यानी कि चोरी, ठीक है, चोरी, भाई स्कूटर चोरी हो जाए, ठीक है, फैक्ट्री में से गुड्स चोरी हो जाए, रुपए चोरी हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए भी हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी पे द इंश्योर्ड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज कंपनसेशन इफ द प्रॉपर्टी इज स्टोलन। तो अगर प्रॉपर्टी आपकी चोरी हो जाती है, तो चोरी से जो भी आपको टोटल लॉस हुआ है उसे कंपनी आपको पे कर देगी, कंपनसेट कर देगी। ये होता है थेफ्ट इंश्योरेंस। थर्ड होता है आपका मैराइन। मैराइन यानी कि समुद्र, सागर। तो अगर आप समुद्र के जरिए कोई गुड्स वगैरह लेके जा रहे हैं और आपको डर है भाई रास्ते में मान लीजिए समुद्री लुटेरे उसको लूट ले, या फिर कोई और लहर सुनामी वगैरह आ जाए जिससे आपको जान माल की हानि हो जाए, तो इसलिए भी आप इंश्योरेंस करा लेते हैं। सो इफ द शिप फेस एनी मिस हैपनिंग एंड गेट डैमेज। तो अगर शिप के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या क्षतिपूर्ति हो जाती है, लॉस ऑफ करोड़ों रुपीज हैज टू बी फेस। तो करोड़ों रुपए का लॉस आपको उठाना पड़ सकता है। मैराइन इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस फैसिलिटी अगेंस्ट सच लॉसेस। तो ये जो मैराइन इंश्योरेंस आपका थर्ड टाइप का,
ठीक है। ड्यूरिंग द वोएज के दौरान अगर आपके जालमान को कोई हानि पहुंचती है तो उसके प्रति आपको सुरक्षा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराकर देती है। और यहाँ भी केवल सेफ्टी फैक्टर होता है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर यहाँ पर नहीं होता है। आगे आपको दे रखी है भी कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के नाम आपको बता रखे हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC सबसे बड़ा एग्जांपल, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे हैं जैसे कि एगन लाइफ इंश्योरेंस, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे हैं, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस देखिए, पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहली तो GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये कुछ पब्लिक सेक्टर की थी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां। प्राइवेट सेक्टर की देखिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय एक्सल, ठीक है। तो ये सारी आपकी कुछ प्राइवेट सेक्टर की। अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कराते समय आपको कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहला आपका प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। तो भाई दोनों ही जो पार्टियां होती हैं, इंश्योरेंस करने वाली और इंश्योरेंस लेने वाली, दोनों को ही गुड फेथ में इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदना चाहिए। गुड फेथ का सीधा सिंपल मतलब है कि भाई आपको सारी की सारी A to Z इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके बतानी है। कोई भी छोटी से छोटी लिटिल से लिटिल इंफॉर्मेशन हिडन नहीं रहनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन हिडन रह गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बता रखा है, मिस्टर A हैज बीन himself insured against the death of rupees 10 लाख। तो मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कर रखा है 10 लाख का, बट उसको टीबी है, बट ये बात वो छुपा देता है कि इंश्योरेंस कंपनी से, he lived for another 3-4 years and died due to TB। अब वो 3 या 4 साल तक जिंदा रहा, उसने प्रीमियम भरा, अब उसकी टीबी से मृत्यु हो गई क्योंकि उसने इस टीबी को डिस्क्लोज नहीं किया था कंपनी के सामने। तो कंपनी इसको मना कर सकती है कि भाई हम इंश्योरेंस का क्लेम आपको पे नहीं करेंगे, क्योंकि टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं थी। सो ए एज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए इज वॉइड। तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा एक तरह से। सो इन दिस इंश्योरेंस मिस्टर ए डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। तो अगर आप कोई इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं, इसका मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इट कुड बिकम वॉइड। सो इंश्योरेंस कंपनी शुड आल्सो क्लियर डिस्क्लोज ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी चाहिए। तो ये था आपका पहला प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि जिस भी चीज का इंश्योरेंस आप करा रहे हैं आपको उसका इंटरेस्ट, उसका हित होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रभाव पड़ना चाहिए अच्छे या बुरे का, ये नहीं कि इंश्योरेंस करा के छोड़ दिया वट एवर हैज हैपन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको बता रखा है, इट रेफर्स that there must be such a relationship between insured and the subject matter of insurance। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको यही बताता है, द रिलेशनशिप ऑफ इंश्योर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर और इंश्योर्ड के बीच जो रिलेशनशिप है वही आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाता है। That insured stand benefit by its safety and to lose by its loss। यानी कि जिसके लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसका बेनिफिट आपका बेनिफिट, उसका लॉस आपका लॉस, ठीक है। आपकी पूरी अटैचमेंट होनी चाहिए सामने वाले के साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई अटैचमेंट आपके साथ नहीं है और आप उनके साथ इंश्योरेंस करा रहे हो। सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए इंश्योर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर में, कि अगर लॉस हो रहा है तो भाई आपका भी लॉस है, इंश्योर्ड का लॉस है, और अगर बेनिफिट हो रहा है तो आपका भी बेनिफिट है। सो फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इट इज एसेंशियल दैट इंश्योर्ड हैज फुल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और लाइफ इंश्योर्ड बाय हिम। कि जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हैं उसके प्रति आपका फुल इंटरेस्ट, पूरा हित होना चाहिए। दिस मीन्स दैट इफ देयर इज एनी डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी और सो इंश्योर्ड, द इंश्योर्ड विल हैव टू इनकर लॉस। इसका मतलब कि अगर उस प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, नुकसान पहुंचता है, तो आपको कोई ना कोई लॉस होगा ही होगा ड्यू टू दिस डैमेज, एंड द इंश्योर्ड विल बी बेनिफिटेड इफ सिक्योरिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड। और अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देती है तो आपको फुल बेनिफिट भी, यानी कि जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसके लॉस होने से आपका लॉस,
उसके बेनिफिट होने से आपका बेनिफिट, यही है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द पर्सन हु गेट इंश्योर्ड, ठीक है, फायदे में फायदा, नुकसान में नुकसान। इन द अब्सेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं हुआ, देखिए जिस चीज को आपने इंश्योरेंस कराया है उसके होने ना होने से अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल को आप कंप्लीटली वायलेट कर रहे हो। तो आपने जिस चीज का इंश्योरेंस कराया है उसके फायदे में आपका फायदा होना चाहिए, नुकसान में आपका नुकसान होना चाहिए, ठीक है। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अगेन बिकम वॉइड। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो फिर से ये वॉइड हो जाएगा। देयर आर सीरियस इंस्टेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन ईच अदर लाइफ। तो इंटरेस्ट होना चाहिए भाई हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे की लाइफ में। ए लेंडर्स इंटरेस्ट इन हिज डेटर, एक लेंडर ने जिसको लोन दिया उसके डेटर की लाइफ में इंटरेस्ट उसका होना चाहिए कि भाई डेटर सुरक्षित रहे तभी तो उसका लोन वापस आएगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। एंड द ओनर्स इंटरेस्ट इन हिज प्रॉपर्टी, और एक ओनर ने जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया उसका इंटरेस्ट, भाई मेरी कार है, ठीक है, मैं यही नहीं कि कार को यूं ही अपनी छोड़ दूं डैमेज होने के लिए, कोई भी आए उसे एक्सीडेंट करके चला जाए, तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट डिफरेंस इज एवरी इंश्योरेंस, तो हर में अलग अलग होता है भाई, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में हस्बैंड गेट हिज वाइफ इंश्योर्ड, तो भाई एक दूसरे की लाइफ के प्रति होता है भाई, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस में जिस प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस कराया उसके प्रति आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये था आपका सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है ये आपका, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो इसका मतलब इंश्योरेंस में आपको कंपनसेशन जब भी मिलता है जब कोई ना कोई क्षतिपूर्ति होती है, कोई ना कोई नुकसान होता है, बिना नुकसान के आपको नहीं मिलता। लाइफ इंश्योरेंस में ठीक है भाई पूरे साल पूरे हो जाएंगे आपके, 20 साल निकल जाएंगे तो आपको मिल जाता है अमाउंट, लेकिन बाकी जो इंश्योरेंस होते हैं उसमें डैमेज होने पर ही, नुकसान होने पर ही, क्षतिपूर्ति होने पर ही आपको इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है। देखिए एक्सेप्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के छोड़कर बाकी सभी पर ये जो प्रिंसिपल इंडेमनिटी का, क्षतिपूर्ति का पूरी तरह से लागू होता है। हेंस द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई टू ऑल टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सभी तरह के जनरल इंश्योरेंस पर ये अप्लाई होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपको इंश्योर्ड को कंपनसेट करना है ऑन द ऑकरेंस ऑफ लॉस, अगर लॉस उसे कुछ होता है तो आप उसे कंपनसेट करेंगे। दिस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, ठीक है, तो लॉस के प्रति आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करा कर देता है। एंड नो प्रॉफिट कैन बी मेड आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, इन कॉन्ट्रैक्ट में से कोई प्रॉफिट नहीं निकाला जाता, अपने लॉस को कवर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन गेट हिज स्टॉक इंश्योर्ड वर्थ ₹50,000 फॉर 70,000, तो उसके गुड्स की वैल्यू थी 50 की, लेकिन उसने इंश्योरेंस खरीदा 70,000 का है, तो अब गुड्स की वैल्यू भी 50 है, इंश्योरेंस आपने 70 का खरीद लिया, अभी ठीक है, अच्छी बात है आपने खरीद लिया, लेकिन लॉस होने पर केवल आपको 50,000 ही मिलेंगे, ठीक है, 70,000 नहीं मिलने वाले, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ देखिए, इफ ए पर्सन गेट्स हिज स्टॉक इंश्योर्ड वर्थ ₹50,000 फॉर 30,000, भाई 50,000 के गुड्स के आपने केवल 30,000 का इंश्योरेंस कराया है, तो अब आपको 30,000 ही मिलेंगे क्योंकि आपने इंश्योरेंस 30,000 का लिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिस प्रिंसिपल अप्लाई आउट ऑफ एक्चुअल लॉस एंड सम अश्योर्ड विच एवर इज लोअर, तो जो एक्चुअल लॉस है या सम अश्योर्ड है, इनमें से जो लोअर होता है उतना ही रुपया आपको मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। आगे प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, तो भाई द टर्म वारंटी हियर स्टैंड फॉर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, वारंटी का मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ नियम एवं शर्तों से होता है, which are to be fulfilled by the insured, जो इंश्योर्ड को फुलफिल करनी पड़ती है भाई, ठीक है। if the insured does not follow these terms and conditions, the insurance contract can be cancelled, तो अगर आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल बी कैंसल्ड। देखिए वारंटी आर ऑफ टू टाइप, दो तरह की होती है, एक होती है एक्सप्रेस वारंटी जो हमेशा रिटर्न फॉर्म में होती है भाई, सो दे आर इन रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो जो एक्सप्रेस वारंटी है ये तो पूरे बॉन्ड में लिखी ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन गेटिंग हिज शिप इंश्योर्ड हैज टू गिव ए वारंटी दैट ही विल नॉट टेक दिस शिप टू सर्टेन स्पेसिफाइड पोर्ट्स, कि भाई वो किसी स्पेशल पोर्ट से ना ले जाकर सिंपल रास्ते से लेकर जाएगा, ये एक्सप्रेस वारंटी। अब इम्प्लाइड वारंटी देखिए जो अपने आप में एक तरह से कॉमनली अंडरस्टूड होते हैं, जिसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है, यानी कि अस्पष्ट वारंटी है एक तरह से। सो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर नॉट रिटन एंड नॉट मेंशन, तो भाई जो इम्प्लाइड वारंटी है वो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं होती
ठीक है, बट दीज आर टू बी फॉलो असेंशियल, लेकिन फिर भी हमें इन्हें फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अ शिप इज ड्यूली इंश्योर्ड, एक शिप है जो पूरी तरह से इंश्योर्ड है। He will sail only through that route which is used commonly for all ship, तो भाई वो शिप उसी रूट से, उसी रास्ते से जाएगा जिससे सभी शिप जाते हैं। आप अपने शिप को कहीं दूसरे से मोड़ कर ले जाओ जहाँ खतरा ज़्यादा है, तो ये गलत चीज़ हो जाएगी। तो एक इम्प्लाइड वारंटी है एक तरह से कि भाई ये कॉमनली अंडरस्टूड है कि आपको इसी मार्ग से, इसी रास्ते से लेकर जाना है। देयर आर सर्टन एक्सेप्शन देख लीजिए। आफ्टर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एनी न्यूली फॉर्म्ड लॉ होल्ड इट वॉइड टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर आप कोई नया नियम लगा देते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। सेकेंड, व्हेन द इंश्योर्ड हैज फ्री द इंश्योर्ड फ्रॉम फुलफिलिंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो एक तरह से वो फ्री हो जाता है करने के लिए। अब आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा जब आपने एक ही माल का इंश्योरेंस 3 अलग अलग कंपनियों से करा रखा है, ठीक है। मान लीजिए आपका गुड्स है वर्थ रुपीज 1 लाख का, 1 लाख का गुड्स है, आपने ए बी सी 3 कंपनियों से करा रखा है भाई इंश्योरेंस, ठीक है। मान लीजिए ए से आपने करा रखे हैं 10,000 के, बी से आपने करा रखे हैं मान लीजिए 50,000 के, और सी से आपने करा रखा है 40,000 का इंश्योरेंस। तो अब अगर लॉस होता है तो ये तीनों की तीनों कंपनी आपको इस रेशो में यानी 10, 50, 40 या फिर 1:5:4 इस रेशो में आपको पे करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 1 लाख का माल जल गया तो मैं ए से भी 1 लाख ले लूं, बी से भी 1 लाख ले लूं, सी से भी 1 लाख ले लूं। इस तरह करके आप 3 लाख रुपए वसूल नहीं कर सकते। जितना भी आपका लॉस हुआ है वो तीनों की तीनों जो कंपनियां होंगी वो इस रेशो में आपको पे कर देगी। तो देखिए The principle of contribution suggests that if any person gets his property insured by 3 insurance company, तो अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को 3 अलग अलग कंपनियों से इंश्योर करा रखा है, then at the time of loss all 3 company will compensate the loss in proportionate manner, तो तीनों ही कंपनियां proportionate manner में यानी कि रेशो में आपके लॉस को पूरा करेगी। Every company will not pay the full amount at all, पूरा अमाउंट कोई भी कंपनी आपको पे नहीं करेगी, तीनों ही कंपनियां रेशो में आपको पे करेगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी आपके सामने लेके बता दिया है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ सैब्रोगेशन यानी प्रस्थापन, ठीक है, प्रस्थापन का सिद्धांत, सैब्रोगेशन यानी कि प्रस्थापन। ये प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है, देखिए इट रेफर्स दैट व्हेन द इंश्योरर कंपनसेट द इंश्योर्ड देन ऑल राइट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर आर ट्रांसफर टू इंश्योरेंस। यानी ये कह रहे हैं कि भाई सब्रोगेशन का प्रिंसिपल ये आपसे कहता है कि अगर आपका कोई लॉस हुआ है और अगर कंपनी ने उस लॉस को आपको कंपनसेट कर दिया है भाई, तो आपको रुपया अपना मिल चुका है। अब जो स्क्रैप वगैरह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे आपकी मान लीजिए बाइक डैमेज हो गई, बाइक का पूरा कंपनसेशन कंपनी ने आपको दे दिया, तो अब वो बाइक कंपनी की हो जाएगी, तो कंपनसेशन आपको दे दिया जाएगा। ये नहीं कर सकते आपकी कंपनी से क्लेम भी ले लें और उस बाइक का जो कूड़ा करकट स्क्रैप बचा हुआ उसे बेचकर और रुपए आप इकट्ठे कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब्रोगेशन का प्रिंसिपल है, प्रस्थापन का, कि एक बार आपने कंपनसेट ले लिया, कंपनसेशन ले लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया कंपनसेशन, इसके बाद जो प्रॉपर्टी बची है, जो भी डैमेज प्रॉपर्टी है, उस पर अब इंश्योरेंस कंपनी की ओनरशिप है, आपकी नहीं है। तो देखिए द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाई टू ऑल कंपनसेटरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो सभी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। एज पर दैट प्रिंसिपल व्हेन एनी इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द इंश्योर्ड, तो बस ये यही बता रहे हैं कि अगर कंपनी ने कंपनसेट कर दिया है इंश्योर्ड को फॉर द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी, देन ऑल राइट रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी, तो सारे के सारे राइट या अधिकार या ओनरशिप कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 1 लाख फॉर हिज हाउस, अपने हाउस की 1 लाख की। ए फायर ब्रेकआउट, आग लगी एंड हिज हाउस इज बर्न्ड, उसका घर जल गया। द इंश्योरेंस कंपनी पे द कंपनसेशन, इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर ए को कंपनसेशन कर दिया। देन मिस्टर ए कैन नॉट सेल द वेस्ट ऑफ द हाउस, अब तो जो वेस्ट बचा है हाउस का, कूड़ा करकट या स्क्रैप बचा है, अब मिस्टर ए उसे नहीं बेच सकता क्योंकि कंपनी को उसकी ओनरशिप चली जाएगी। आगे है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, मिटिगेशन यानी कि मिनिमाइजेशन, कि भाई आपको पता है कि किसी चीज मान लीजिए आग ही लग गई है, तो अब आपको उस आग को बुझाने की कोशिश करनी है और अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस तो करा रखा है, जले तो जले, मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो कंपनी से मिल जाएगा। तो इस तरह की अवधारणा, इस तरह की थिंकिंग आपको नहीं रखनी है। लॉस अगर आपके सामने हो रहा है तो आप कोशिश करें उस लॉस को मिनिमाइज करने की। तो इंश्योरेंस कंपनी में ये प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। देखिए दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट
इंश्योर्ड शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इवन इफ इट इज इंश्योर्ड, कि इंश्योर्ड होने के बावजूद आपको लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अ फायर इज ब्रोक आउट इन द गोडाउन, गोदाम में आग लग गई भाई, द ओनर डज नॉट मेक एनी एफर्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर, अगर ओनर कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है उस आग को बुझाने की, ठीक है, तो इसका मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। ही मस्ट मेक एवरी एफर्ट, तो आपको हर संभव कोशिश या प्रयास करने हैं जिससे कि आप लॉस को मिनिमाइज कर सके। ही मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड को आपको बुलाना है और आपको बुझाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रॉक्सिमेट कॉज यानी कि कारण, रीजन, कि भाई आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, और उस लॉस का कारण आपको नहीं पता, तो जो सबसे नजदीक कारण होता है, जो सबसे नजदीकी कोज है, उसे फाइनल कोज मान लिया जाएगा, ठीक है। तो भाई जब लॉस हुआ है उसके 4-5 रीजन हो गए लॉस के, मान लीजिए कोई एक सिंपल रीजन ना हो के 4-5 रीजन हो गए, अब आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि भाई मेन रीजन क्या था इस लॉस का, तो जो निकटतम कोज आपको पता लगता है, भाई जो भी आपको प्रॉक्सिमेट कोज पता लगता है वही इसका कोज मानना चाहेगा। देखिए, The insurance company will compensate for the loss suffered by the insured due to cause mentioned in the insurance policy। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो कोज लिखा होता है उसके कारण अगर लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। बट इफ लॉस सफर्ड आर ड्यू टू कोज नॉट मेंशन इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन ही नहीं था उस कारण का, और उस कारण से आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज इज टू बी अलाउड। तो एक निकटतम कोज, प्रॉक्सिमेट का मतलब है निकटतम, ठीक है, निकटतम कॉज माना जाएगा। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट अंडर द कंडीशन वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश द कोज ऑफ लॉस द प्रॉक्सिमेट कोज इज फॉलो। तो ये जब अप्लाई होता है जब कोई भी समझ ही नहीं पा रहा है कि इसका मेन रीजन क्या है, तो आपको एक प्रॉक्सिमेट कोज या एक निकटतम कोज मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ शिप गेट्स डैमेज ड्यू टू कांस्टेंट फ्रिक्शन विद आइसबर्ग, कि भाई एक शिप बार बार आइसबर्ग से टकराकर डैमेज हो रहा है, एंड दिस कोज डैमेज टू द स्टॉक एज वेल, और इसी कोज के कारण आपका जो स्टॉक माल रखा हुआ था वो भी डैमेज हो गया। नाउ दिस डैमेज इज स्टॉक टू विच इज इंश्योर्ड, तो इसे प्रॉक्सिमेट कोज मानकर इसका, ठीक है, समाधान कर लिया जाएगा। हेंस द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कंपनसेशन, और इसी बेस पर इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन पे करेगी। थैंक यू वेरी मच।